हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 27 नवंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। डिस्कशन शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं आपको 2 दिन का वीडियो अभी नहीं बना पाया हूं अभी तक में, लेकिन मैं उसको कवर करा दूंगा अगले 1-2 दिन में, क्योंकि मैं कहीं बिजी हो गया था, थोड़ी सी मेरी आउटिंग हो गई थी, तो उसके चलते मैं वो वीडियोस नहीं बना पाया हूं। तो आने वाले 1-2 दिनों में वो सारी की सारी जो भी मेरी मिसिंग वीडियोस हैं 2 दिन की, वो मैं आपको कवर करा दूंगा। और आज 27 नवंबर की हम ये वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर के। तो भारत के अंदर कोरोना वैक्सीन का मानवीय परीक्षण जो है कोवैक्सीन का, वो स्टार्ट कर दिया गया है 130 सेंटर्स पर। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वैक्सीन का डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, 6 स्टेजेस के अंदर होते हैं, जो कि मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि अभी 5 राज्यों के अंदर ज़्यादा ये जो कोरोना के केसेस हैं फैल गए हैं दिवाली के बाद। तो ये नाम बताए गए हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का। तो तेजी से मामले यहाँ पर बढ़ गए हैं ये कुछ राज्यों के अंदर। और ये कोवैक्सीन का भी ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है भारत के अंदर। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अच्छी खबर है भारत के लिए। देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाले समय देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका एवं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार वैक्सीन जो है, तो इसके जो परीक्षण हुए उनमें कुछ गड़बड़ी पाई गई है। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ वाली एक बात है, दुखद बात है एक, क्योंकि अगर इनके परिणाम इनके अच्छे आते तो हो सकता है बहुत जल्द हमें कोरोना वैक्सीन मिल भी जाती। लेकिन यहाँ पे कुछ इनके रिजल्ट्स में कुछ इश्यूज आए इनको लेकर के, तो अभी रिव्यू किया जाएगा और उनको ठीक किया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं कोरोना की वैक्सीन को लेकर के। तो ये 6 स्टेज है। मैं आपको बता दूं, वैक्सीन डेवलपमेंट का काम कोई भी वैक्सीन हो उसको तकरीबन 5 से 10 वर्ष लग जाते हैं किसी भी वैक्सीन डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन ये एक पेंडेमिक बन गया है कोविड-19, इसके चलते इसको लेकर के बहुत युद्ध स्तर पर काम किया गया है। तो आप समझ सकते हैं 5-10 साल की मेहनत को 1 साल के अंदर किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। ये इसकी 6 स्टेज है। सबसे पहला होता है एक्सप्लोरेटरी फेज होता है इसका, जिसमें कि जानकारियां हासिल की जाती हैं कि जो वायरस है उसका नेचर क्या है, किस प्रकार से काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाता है चीज़ों को। इसके बाद प्री क्लिनिकल ट्रायल होती है, यानी कि एनिमल्स के ऊपर इसका परीक्षण होता है। इसमें भी 2-3 स्टेजेज हैं इस वाले फेज में। उसके बाद क्लिनिकल डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर 3 स्टेज हैं जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन ट्रायल। इसमें 3 स्टेज कैसे होती हैं, इनमें सैम्पलिंग होती है। पहले छोटी सैम्पलिंग, सपोज कि 50 लोगों पे कर रहे हैं, फिर 200 लोगों पे, फिर 1000 लोगों पे। तो इस प्रकार से क्लिनिकल डेवलपमेंट जो है ये फेज होता है ह्यूमन ट्रायल का। तो इसकी जो कोवैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल है भारत के अंदर शुरू हो चुकी है। तो ये क्लिनिकल डेवलपमेंट चल रहा है अभी। उसके बाद इसका फेज आता है रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, कि कोई खामियां तो नहीं रह गई हैं इसमें, उसको रेगुलेट किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। उसके बाद उसको अप्रूवल दी जाती है मैन्युफैक्चर करने के लिए। उसके बाद मैन्युफैक्चर किया जाता है दवाई का, ये जो वैक्सीन है उसको मतलब उत्पादन किया जाता है। और फाइनल स्टेज आती है क्वालिटी कंट्रोल का। यहाँ पे इसकी क्वालिटी चेक की जाती है कि कहीं कोई चीज़ों की कमी तो नहीं रह गई है इस वैक्सीन को डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये 6 के 6 फेज इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको इस डेवलपमेंट में तकरीबन 5 से 10 वर्ष लग जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानना कि किस प्रकार से वैक्सीन का डेवलपमेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट है 6 के 6 फेज, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है अभी साइक्लोन आया है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन निवार। तो निवार आप नाम याद रखिएगा, ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल का मतलब होता है, आपको पता होगा, 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों ही ट्रॉपिकल एरिया हैं। जो अपनी विषुवत रेखा है वहाँ से, ये जो अपनी विषुवत रेखा है 0 डिग्री, और ऊपर कर्क रेखा और मकर रेखा है यहाँ पे 23.5 पर ये। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और ये जो निवार साइक्लोन है ये ट्रॉपिकल क्षेत्र में आया है, बे ऑफ बंगाल वाला एरिया जो है वहाँ पर ये आया हुआ है निवार। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तमिलनाडु और पौंडीचेरी एरिया को इसने बैडली इफेक्ट किया है, हिट किया है। यहाँ पर उन्होंने बरसात कराई है, निवार जो तूफान है उसने। तो कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें और, कि इस प्रकार के जो साइक्लोन आते हैं इनको ये स्टॉर्म के कारण बनते हैं। तो ये जो स्टॉर्म बनते हैं, इन स्टॉर्म को हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। अब हरिकेन के नाम से कहाँ पे जाना जाता है, तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर में से हरिकेन के नाम से जाना जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में से हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको नाम का आइडिया होना चाहिए। ये स्टॉर्म के कारण ही इस प्रकार के साइक्लोन का डेवलपमेंट होता है। तो स्टॉर्म के नाम आपको पता होना चाहिए कि हरिकेन कहाँ पे जाना जाता है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया और चीन के अंदर टाइफून के नाम से भी जाना जाता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं आपके दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर व हिंद महासागर, यानी कि भारत जो इंडियन ओशियन वाला पार्ट जो है यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये निवार है, ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। इसके अलावा इसका नाम है विली विली। तो विली विली को
उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है इस नाम से। ये जो तूफान है, ये जो इनको टाइफून हरिकेन नाम से जाना जाता है। तो इसका एक और नाम है विली विली। ये उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में इनको जाना जाता है, यानी कि उत्तर व पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है। तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके अलग अलग नाम से पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है आपको नाम जानना। नदर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ये जो तूफान है, तो इसका जो घूमने की इसकी डिजाइन है वो है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की जो सुई होती है उसके विपरीत दिशा में घूमता है ये तूफान उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में। और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में ये तूफान की हवाएं जो घूमती हैं वो इसका इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ये क्लॉकवाइज होता है और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब उत्तरी हिंद महासागर यानी कि नदर्न इंडियन ओशियन में ये चौथा तूफान है ये इस वर्ष। तो पहला था इसमें गति करके नाम था, ये सोमालिया क्षेत्र में आया था, ये तूफान आया था गति करके। दूसरा था अम्फान आया था पूर्वी भारत के अंदर, और निसर्ग आया था महाराष्ट्र के अंदर। अभी चौथा है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन निवार, ये तमिलनाडु पुडुचेरी को हिट किया है बुरी तरीके से, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब तमिलनाडु में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है इसके चलते। क्यों किया, कैसे किया गया है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का एक है जिसके तहत इसे पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया गया है। किसके कारण? निवार ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कुछ कैटेगरीज बताएंगे इन्होंने, 5 कैटेगरी 1 2 3 4 5। ये इनकी एक्चुअली कितना स्पीड है, किस हिसाब से ये नुकसान करते हैं, वहाँ पे इनकी 5 कैटेगरी डिवाइड किया है इनको। विंड्स बताइए किस किस रेंज की विंड यहाँ पे चलती हैं। तो देख सकते हैं कैटेगरी 1 120 से 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हैं, मिनिमल होता है इनकी डैमेज कैपेसिटी। 2 आप देख सकते हैं मॉडरेट डैमेज करता है ये। 3 है यहाँ पे एक्सटेंसिव है, 4 है यहाँ पे एक्सट्रीम, 5 है यहाँ पे कैटास्ट्रॉफिक जो कि 250 किलोमीटर पर आवर से भी ऊपर की इसमें हवाएं चलती हैं। तो ये आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस, किस प्रकार से डिस्टर्बेंसेस होते हैं, यानी कि व्यवधान जो होते हैं, और विंड की स्पीड क्या होती है। लो प्रेशर ये होता है, लो प्रेशर में लेस देन 31 की स्पीड होती है यहाँ पर किलोमीटर पर आवर की। डिप्रेशन आता है, डीप डिप्रेशन होते हैं, साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हैं। अभी ये जो आया है, ये जो निवार है, ये था पहले वेरी सीवियर साइक्लोनिक कैटेगरी में, लेकिन उसके बाद ये धीरे होता ये आ गया सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कैटेगरी में, यानी कि इस रेंज में इसकी हवाएं चल रही थी 88 से लेकर 117 किलोमीटर पर आवर की। तो इस रेंज की मतलब स्पीड से जो हवाएं चलती हैं, तो यहाँ पर इसको सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला जाता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ लोकेशन। तो आप देख सकते हैं ये है तमिलनाडु यहाँ पर, और ये जो पार्ट है ये है पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है जो कि केंद्र के अधीन आता है। अब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है जो कि हिंद महासागर का ही एक पार्ट है, यहाँ से ये साइक्लोन आया है इस प्रकार से। आपको पता होगा सर्दियों के समय में ये जो पार्ट होता है यहाँ पे ठंड वाला एरिया हो जाता है, यानी सर्दी वाला कोल्ड वाला रीजन होता है। तो यहाँ पर होता है हाई प्रेशर, और ये जो पार्ट होता है यहाँ पे होता है लो प्रेशर कंपेरिजन लैंड एरिया के। तो हवाएं इस प्रकार से चलती हैं यहाँ पे, और ये फिर साइक्लोन इस प्रकार से बन गया जिसने कि चेन्नई और पौंडीचेरी वाले जो एरियाज हैं तमिलनाडु, तो यहाँ पर इसने हिट किया है, यहाँ पे नुकसान किया है। तो ये आप देख सकते हैं केरला यहाँ पे तमिलनाडु से टच करता है, बेंगलोर टच करता है। मेरे को आप बताइए आंध्र प्रदेश भी चेन्नई से तमिलनाडु से टच करती है कि आंध्र प्रदेश की बाउंड्री, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यहाँ पर एक स्टेट है इन दोनों के बीच में, उस स्टेट का नाम आप मेरे को बताइए, यानी कि जल संधि का नाम बताइए कौन सी है। और इसके अलावा यहाँ पे एक एडम ब्रिज का नाम भी आपने सुना होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, राम सेतु, रामेश्वरम, ये जो एरियाज हैं श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में। तो इंपॉर्टेंट है, इसका लोकेशन भी पता होना चाहिए इसके बारे में आपको। पेज नंबर में बात की जा रही है करप्शन बैरोमीटर। एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा खराब स्थिति है रिश्वतखोरी में भारत की। तो ये कुछ यहाँ पे डेटा दिया है इन्होंने, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, ये इंडेक्स निकालती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल की। 1995 से हर वर्ष ये इस प्रकार का एक इंडेक्स निकालती है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 जनवरी में आया था। ये 2019 के बेसिस पे निकाला गया। जब 2019 के डेटा कलेक्ट किए गए तो जनवरी 2020 में से पब्लिश कर दिए गए, तो इसलिए हम बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। लेकिन ये डेटा जो है वो 2019 का लिया है और रिपोर्ट 2020 में इसको जारी की है। इसमें 180 देश रहे हैं और भारत की जो रैंक है वो रही है इसमें 80। 180 देशों में से 80 रैंक रही है, तो ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है भारत की। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे
इसमें जो स्केल किया जाता है वो 0 से 100 के बीच में स्केल किया जाता है यहाँ पे, यानी कि यदि 0 किसी को नंबर दिया गया है इसमें तो उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, और 100 जिसको दिया गया है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, मतलब वहाँ पे करप्शन बहुत ही कम है ही नहीं वहाँ पे करप्शन। 100 का मतलब ये है। तो टॉप देश जो है यहाँ पे, नंबर 1 देश यहाँ पे डेनमार्क, जहाँ पर कि इसकी 87 के करीब स्केल है इसका, मतलब टॉप कंट्री है, नंबर 1 कंट्री है ये इस इंडेक्स के तहत। और बॉटम में सबसे ज़्यादा जो है लोएस्ट 180 नंबर पे है, उसका नाम है सोमालिया कंट्री। सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आती है ये कंट्री। सी ऑफ पायरेट्स के नाम, सी ऑफ पायरेट्स का नाम सुना होगा, समुद्री लुटेरे, ये जो एरिया जाना जाता है सोमालिया उसके लिए, तो ये बॉटम में आती है इस कैटेगरी में, यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बॉटम में नाम आता है सोमालिया का, यानी कि बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता है इस सोमालिया देश में। सोमालिया अफ्रीका का एक देश है। तो हाल ही में ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एक रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ये भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी की है। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है, ये एक्चुअली कुछ 3-4 महीने की रिपोर्ट इन्होंने जारी की है। इसमें बताया है कि एशिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भारत में देखने को मिलता है, ये बात की गई है इस रिपोर्ट के अंदर। नाम याद रखिए, ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया रिपोर्ट। ये सर्वे रिपोर्ट जारी की है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, और ये इसकी एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स होता है, ये इसका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। पेज नंबर 9 बात है स्पोर्ट्स संबंधी न्यूज यहाँ पे। तो मैराडोना है, डियागो मैराडोना बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं जिनका कि निधन हो गया। तो ये इनका संबंध जो है वो अर्जेंटीना से है, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं बहुत ही फेमस। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये किस टीम की ओर से, किस लीग की ओर से ये खेला करते थे। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम के बारे में। तो ये इनकी खबर आई है यहाँ पे, देखते हैं आगे। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है 26 नवंबर को संविधान दिवस विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत के अंदर। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सियाचिन में पढ़ाया गया है, इसको मान सम्मान देने के लिए ये बताया गया है, ये यहाँ पे खबर आई है इसके अंदर। तो संविधान दिवस के दिन ऐसा किया गया है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। पेज नंबर से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है सूडान के पूर्व पीएम है जिनका कि निधन हो गया है कोरोना के चलते, इनको कोरोना हो गया था। तो अभी इनका निधन हो गया है। आपको नाम जाना जरूरी नहीं है, लेकिन सूडान के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी राजधानी का नाम है खार्तूम। देख लेते हैं इसका लोकेशन में एक बार। तो ये आप देख सकते हैं सूडान से टूटकर लगा हुआ था साउथ सूडान, जिसकी कैपिटल है जुबा। तो यहाँ देख लीजिए आप, इजिप्ट ऊपर लगता है यहाँ पे, लीबिया इससे टच करता है बॉर्डर, चैड कंट्री यहाँ पे टच करता है, साउथ सूडान इससे टच करता है, इरिटेरिया, इथोपिया, और ये है आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये कुछ देश हैं जो कि इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सूडान के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंट्री है अफ्रीकन महाद्वीप का। अब देख लेते हैं वन वर्ड सेक्शन जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट 5 वर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं, नए डाल देते हैं एक। तो पहला वर्ड है एंग्लोफोबिया। फोबिया मैं आपको कई बार बता चुका हूं, यानी कि डर। ये आप वर्ड आप देख लीजिए, रूट वर्ड समझ लीजिए आप, फोबिया। फोबिया मतलब डर। तो एंग्लोफोबिया इसका मतलब है फियर ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश से जो डर होता है उसको बोलते हैं एंग्लोफोबिया। इसका मतलब है आंग्ल भाषा का डर, ये होता है एंग्लोफोबिया। दूसरा है अपार्थीड। अपार्थीड क्या मतलब क्या है इसका? ए पॉलिटिकल सिस्टम इन विच पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस आर सेपरेटेड। इसका मतलब है रंग भेद। आपने काफी ज्यादा नाम सुना होगा। ये साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला इसके लिए फेमस रहे हैं, अपार्थीड मूवमेंट के लिए। तो ये रंग भेद का जो मतलब जिसके लोग शिकार रहे हैं कई सारे देशों में, तो वहां पे ये शब्द आपने सुना होगा, अपार्थीड मूवमेंट चलाया गया था। मतलब कि रंग में भेद करना, कि गोरे और काले के बीच में भेद किया जाता है, तो वहां से शब्द निकल के आया अपार्थीड। तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा है यहाँ पे एपोक्लिप्टिक। एपोक्लिप्टिक का मतलब है डिस्क्राइबिंग वेरी सीरियस डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन इन पास्ट और फ्यूचर इवेंट्स। मतलब प्रलयकारी विनाश। इसका मतलब है कि मतलब कोई ऐसा सीरियस, कोई ऐसा खतरनाक एक डैमेज हो सकता है, एक विनाश हो सकता है, एक नुकसान हो सकता है पास्ट में और फ्यूचर, कोई ऐसी घटना घटित होती है तो उसको बोलते हैं हम प्रलयकारी विनाश। चौथा वर्ड है यहाँ पे अपोलॉजिस्ट। अपोलॉजिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर बिलीफ और पॉलिटिकल सिस्टम स्पेशली एन अनपॉपुलर वन। तो यहाँ पे इसका मतलब है समर्थक। आपने पॉलिटिकल सिस्टम में काफी ज्यादा नाम सुना होगा इसका। अपोलॉजिस्ट का मतलब जो पर्सन होते हैं वो सपोर्ट करते हैं किसी आइडियोलॉजी को, किसी पर्टिकुलर पार्टी को, तो वहां पे नाम आपने सुना होगा अपोलॉजिस्ट का। पांचवा है यहाँ पे अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब है वन हु डजर्ट्स हिज रिलीजन और हिज पॉलिटिकल पार्टी।
इसका मतलब है एक व्यक्ति जो कि छोड़ देता है अपने धर्म को और किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसका मतलब होता है स्वधर्म त्यागी, यानी कि अपोस्टेट। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, अपोस्टेट का मतलब, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्टेट मतलब कि आप समझ सकते हैं कोई राज्य, कोई स्टेट, उसको अपो यहाँ पे आप एपो यानी कि उसको छोड़ देना, उसको रिजाइन कर देना, एक तरीके से लीव कर देना उसको, तो उसको होते हैं अपो स्टेट। तो मुझे आशा है कि सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो जरा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। और यदि आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।